Hello, my name is Osin Kohli and I am MSc Gold Medalist in Zoology and CSIR NET qualified. So, our today's topic is about apoptosis. So, apoptosis क्या होता है? एपोप्टोसिस एक सेल डेथ प्रोग्राम है जिसके अंदर सेल की डेथ होती है। सेल की डेथ क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है अगर हमारी कोई सेल इन्फेक्टेड है, ठीक है, कोई सेल ख़राब है, इन्फेक्टेड हो चुकी है किसी बैक्टीरिया वायरस से, या फिर उस सेल के अंदर जो डीएनए है वो डैमेज हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में सेल का डेथ हो जाना, सेल का मर जाना ज़रूरी है, वरना कि वो आगे की सेल्स को, जो उसकी सराउंडिंग सेल्स हैं, उनको भी इन्फेक्टेड करे, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू अपना डीएनए डॉटर सेल्स में दे। तो ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए एपोप्टोसिस ज़रूरी है, वरना तो कैंसर हो जाएगा अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो। सो एपोप्टोसिस एक सेल डेथ प्रोग्राम है जो कि नॉर्मली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। हम भी मल्टी सेलुलर में आते हैं, सो उनके अंदर सेल डेथ प्रोग्राम होता है, एपोप्टोसिस होता है। इसके अंदर पी जो है वो साइलेंट है, एपोटोसिस बोलेंगे, ठीक है। एपोटोसिस जो है इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, उनकी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो एपोटोसिस जो है इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हम हमारी फिंगर देखें, ठीक है, तो ये क्या है, पहले जॉइंट था पूरा, ठीक है, फिर बीच में ये सारा जो है यहाँ से एपोटोसिस होने लगा इधर की सेल्स का, तो ये जो है हमारी फिंगर्स ऐसे खुल सकती हैं, अब बीच की सेल्स जो हैं वो हट चुकी हैं, तो ये एपोटोसिस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो एपोटोसिस दो तरह से हो सकता है, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, दो पाथवे होते हैं। इंट्रेंसिक यानी कि जब सेल के अंदर से ही कोई मतलब सिग्नल आ रहा हो कि इस सेल को जो है हमको किल करना है, तो वो पाथवे कहलाता है इंट्रेंसिक पाथवे। जब सेल के सराउंडिंग से बाहर से कोई ऐसा सिग्नल आ रहा हो कि सेल को किल करना है, तो वो एक्सट्रेंसिक पाथवे कहलाता है, ठीक है। सो पहला हम देखेंगे इंट्रेंसिक पाथवे। इंट्रेंसिक पाथवे देखेंगे आज हम, ठीक है। सो अब हम देखें कि सेल, मैंने जैसा बोला इंट्रेंसिक पाथवे में सेल के अंदर से ही सिग्नल आता है, ठीक है। तो देखें कि हमारी सेल है, ठीक है, तो जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है मान लीजिए, और इसके अंदर क्या है कि जैसे कि इसको हटा देते हैं, गोल सेल पूरी देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेल है, ठीक है। सेल के अंदर जो है डीएनए है, ठीक है, डीएनए। अब ये डीएनए क्या है, अभी नॉर्मल है, ठीक है। अब मान लो इस डीएनए में यहाँ पर कोई डैमेज आ गया, तो अब ये डीएनए कैसा है, डैमेज्ड डीएनए, ठीक है। सो अब डैमेज डीएनए के टाइम में क्या होगा, अब मैं सिर्फ डीएनए ड्रॉ करके बताती हूँ। सो इस सेल को क्या है कि सिग्नल मिला अंदर से कि जो इसका डीएनए है वो डैमेज है। तो अब इस कंडीशन में सेल क्या करेगी कि ये जो डैमेज डीएनए है, ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पर दो तरह के प्रोटीन, ठीक है, एटीएम, सेरीन एंड सीएच के प्रोटीन, इनमें से कोई भी प्रोटीन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एटीएम प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, तो अब ये क्या करेगा, एटीएम प्रोटीन ये रिकॉग्नाइज़ करेगा डीएनए डैमेज को, डीएनए डैमेज को ये रिकॉग्नाइज़ करेगा, ठीक है, कि यहाँ पर डीएनए डैमेज है। सो एटीएम प्रोटीन के एक्टिव होने से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेज आएगी कि यहाँ पर P53 जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। P53 के एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, हमने देखा है पहले वीडियोस के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सारे, है ना, कैंसर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। सो P53 से हमने देखा है, P53 आगे जो है P21 को एक्टिवेट करता है, देखा है हमने। P21 आगे जाके CDK एंड साइक्लिन से अटैच होता है, और जो साइकिल होती है सेल साइकिल, G1 से S फेज़ में जो आना होता है, वहाँ पर जो चेक पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पर से वो मूव नहीं होने देता, क्योंकि वहाँ CDK और साइक्लिन चाहिए G1 से S फेज़ में आने के लिए, बट वो CDK और साइकिल P53 के साथ में अटैच हो जाते हैं, तो G1 से S फेज़ में साइकिल मूव नहीं हो सकती। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, वीडियो में लिंक दे दूँगी आपको। सो P53 P21 को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये एक्टिवेट करता है बैक्स प्रोटीन को, ओके। सो बैक्स प्रोटीन को एक्टिवेट करता है ये, यहाँ पर पहले प्यूमा प्रोटीन एक्टिवेट होता है, देन प्यूमा से बैक्स प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब बैक्स का काम क्या है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बताती हूँ। इंट्रिंसिक पाथवे, इसके अलावा इसका और भी नाम है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी है ये।
क्यों है इसका नाम हम देखेंगे, ठीक है। और एपोप्टोसिस मेडिएटेड एपोप्टोटिक मेडिएटेड एपोप्टोसिस भी है ये, ठीक है। 3 नाम है इसके, तो इंट्रिंसिक पाथवे और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे नाम क्यों, तो हम देखें P53 ने एक्टिवेट किया P21 को, जिसने क्या काम किया मैंने बता दिया। नेक्स्ट बैक्स को एक्टिवेट किया। अब बैक्स क्या करेगा, सो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर जो डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर पोर बनाना, पोर बोलें या फिर हम बोल सकते हैं चैनल्स बनाना, ये काम कौन करेगा, बैक्स करेगा, ठीक है। तो बैक्स क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट एनियोनिक चैनल, वोल्टेज डिपेंडेंट एनियोनिक चैनल एंड मैक माइटोकॉन्ड्रियल एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग चैनल, ये 2 चैनल को एक्टिवेट करेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर चैनल्स यानी ये पोर्स खुल जाएंगे। इससे क्या होगा, पोर्स खुलने से क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएंगे साइटोसोल के अंदर, क्या बाहर आएगा, साइटोक्रोम सी, ओके। साइटोक्रोम सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा। देन साइटोक्रोम सी किससे मिलेगा, APF1, ठीक है। अभी देखो साइटोक्रोम सी है, साइटोसोल के अंदर APF1 प्रेजेंट है, ठीक है। APF1 से जाकर जब ये साइटोक्रोम सी मिलेगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, एपोप्टोसोम, एपोप्टोसोम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स को मिलाकर बोलेंगे एपोप्टोसोम, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होगा। अब एपोप्टोसोम आगे क्या एक्टिवेट करेगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों मिला के क्या एक्टिवेट करेंगे, तो ये दोनों मिला के कैस्पेस, तो कैस्पेस पहले प्रो कैस्पेस होगा, ठीक है ना। तो प्रो कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करेंगे ये दोनों और बनाएंगे कैस्पेस 9, ओके। प्रो कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करके कैस्पेस 9 बनाएंगे। देन फर्दर कैस्पेस 9 जो है ये एक्टिवेट करेगा कैस्पेस 3 को, कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है ना। कैस्पेस 3 क्या करेगा, कैस्पेस 3 न्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। कैसे, तो हम देखें कि पहले जो न्यूक्लियस एंजाइम है ना, पहले ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये आपके पास न्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या है, इनहिबिटर से यहाँ अटैच बाउंड रहती है, ठीक है ना। ये रेड वाला इनहिबिटर है, ठीक है। तो न्यूक्लियस एंजाइम इनहिबिटर से बाउंड रहती है, तो न्यूक्लियस एंजाइम काम नहीं कर सकती, ठीक है। कैस्पेस 3 क्या करेगा, इस इनहिबिटर को यहाँ से रिमूव कर देगा, इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो ये इनहिबिटर अब यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गया ये इनहिबिटर, तो अब क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियस एंजाइम बचा, ठीक है। सो इस तरीके से कैस्पेस 3 जो है न्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। सो न्यूक्लियस एंजाइम क्या फंक्शन करेगा, सो हम देखें इसने किसको एक्टिवेट किया, न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या फंक्शन करेगा, जो अंदर न्यूक्लियस है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज हो गया ना न्यूक्लियस, तो उसको क्या है ये डिस्ट्रॉय करेगा। इसके अलावा एंजाइम प्रोटीएज भी होता है, एक्टिवेट होगा, ठीक है, प्रोटीएज और न्यूक्लियस दोनों। सो प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि पूरी सेल जो है माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, इन सब से मिलकर बनी होती है। सो ये अंदर के जो फिलामेंट्स है, जो स्ट्रक्चर है सेल का, वो ही जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो सेल कैसी है, ऐसी है अभी। जब इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो ऐसे बल्जेस बनने लगेंगे, ओके। बल्जेस बनने लगेंगे तो सेल जो है बाद में आगे जाके पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से प्रोटीएज एंजाइम पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इंट्रिंसिक पाथवे रन होता है। इसमें एक चीज़ और है कि बैक्स जो प्रोटीन है जो यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी जो है सारा प्रोसेस होगा। बट ऑल द टाइम अगर बैक्स एक्टिवेट रहेगा तो ऑल द टाइम ही होता रहेगा और सेल की डेथ होती रहेगी। तो जब ज़रूरत नहीं है तो बैक्स को कौन रोकेगा, ठीक है। यहाँ पर बताती हूँ, BCL2 जो है ये बैक्स को रोकेगा। BCL2 एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, बैक्स के प्रोसेस को रोक देगा, ठीक है। और BCL जब
सेल में डैमेज है, न्यूक्लियस में मतलब डीएनए में डैमेज है या कोई इन्फेक्टेड सेल है, तब क्या है, तब इस सेल को रोकना है हमको ताकि वो BX काम कर सके। तो BCL2 को रोकने के लिए कौन करेगा, जो P53 है ये इस BCL2 का फंक्शन रोकता है, ठीक है, और इसका एक्टिवेट करता है ना। P53 BCL2 का फंक्शन रोकता है, बैक्स का एक्टिवेट करता है, BCL2 बैक्स को रोकता है, ठीक है। तो ये पूरा एक फीडबैक चलता रहता है। सो दिस इज़ अबाउट एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस के अंदर भी इंट्रेंसिक पाथवे है ये। सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सट्रेंसिक पाथवे देखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट एपोप्टोसिस। So stay tuned for more videos, and if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching.